Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at my YouTube channel GS365। और GS365 के करंट सेगमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सीरीज स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप सबको पता है कि 25 मई को एग्ज़ाम हुआ है सिविल सर्विस का, राइट। उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट हमने पढ़ा है, उससे कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटैच थे। लाइक हम समझ सकते हैं, हमने एक लेक्चर में कवर किया था आर्टिफिशियल रेन, उससे संबंधित एक क्वेश्चन था। एक हमने कवर किया था क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर डील हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन थे। इस तरीके से हमने एग्जाम देखा था, तो उसमें 5 to 7 क्वेश्चन डायरेक्ट कवर थे। हमने ज़्यादा क्लासेस कवर नहीं की हैं अभी तक, बट उसमें भी 5 क्वेश्चंस थे जो हमारे पीपीटी की रेंज में थे। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में मैं उसके साथ स्क्रीनशॉट लगा के, स्नैप लगा के आपको दिखाऊं, तभी आपको ट्रस्ट भी होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है। ठीक, तो आई रिक्वेस्ट कि आप अटेंटिव होकर लेक्चर लीजिए। जब मैं लेक्चर बना, टीचर कोई पढ़ाता है, कोई भी, चाहे मैं हूँ कोई भी है, तो वो सिर्फ इतना नहीं है कि कोई किताब है। आप सिर्फ बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट जब कोई टीचर पढ़ाता है तो वो सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, वो उसमें अपना एक्सपीरियंस भी डालता है कि कौन सी चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है। ये डिफरेंस होता है टीचर और बुक में। जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आप थरली सारी बुक पढ़ेंगे, बट जब आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं तो वो आपको लिमिटेड चीज़ें बताएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, एक्सपीरियंस है, राइट, कि कौन सा एग्जाम में कहाँ से चीज़ें आती है, उसके पास नॉलेज है। ठीक, तो जब हम टीचर से फॉलो कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि ईमानदारी से करें। अब देखो, मैंने बहुत छोटी चीज़ बताई थी, ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं करता हूँ मैं, बहुत लिमिटेड चीज़ें कवर करता हूँ। न्यूज़ कवर करता हूँ और उसका स्टैटिक पार्ट कवर करता हूँ, जो मुझे लगता नहीं कि कोचिंग वनडे एग्जाम के लिए कराता हूँ, बट मैं करता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सीरियस होके सुने। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 45 to 50 मिनट के लेक्चर होता है, उसी में आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं। पर डे आपको वीडियो दिया जाता है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, और इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैं अपनी लेक्चर में शामिल करता हूँ। करंट दुनिया भर का होता है, बहुत सारा करंट आता है, बहुत सारी न्यूज़ बनती है, बट मैं वही शामिल करता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, माई एक्सपीरियंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट न्यूज़ और सेशन। तो फर्स्ट न्यूज़ हमारा जो बना है वो बना है कि अभी सऊदी अरब ने ट्यू राइज करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ट्यू राइज। ट्यू राइज, ट्यू राइज सिंपल मीनिंग यानी कि टूरिज्म का राइज करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने किया है? सऊदी अरब ने। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने लॉन्च किया है ट्यू राइज। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ट्यू से टूरिज्म और राइज से प्रमोट करने के लिए, मतलब बढ़ना उठना, इस तरीके समझ सकते हैं, राइट। जो ये प्रोजेक्ट है ये पीपीपी पर आधारित है। किस पर है? ट्रिपल पी पर आधारित है। ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल क्या होता है? ट्रिपल पी मॉडल होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि ऐसे मॉडल जहां पे सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर काम करती हैं, उसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए सरकारी कंपनी और प्राइवेट कंपनी जब साथ मिलकर काम करती हैं तो उसे बोलते हैं पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्लियर पॉइंट, राइट। जो ये पोर्टल है, जो प्लेटफॉर्म है, ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? सिंपल सी बात है कि टूरिज्म की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ
टूरिज्म। क्लियर? क्लियर पॉइंट? आप सभी को पता है कि अभी पहलगाम इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, भारत ने रिटेलिएट किया है। तो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म है वो भी पटरी से उतर गया। उसको वापस पटरी पर लाने के लिए सरकार वापस से कैंपेन स्टार्ट कर रही है। तो हम क्या समझ पा रहे हैं दोनों न्यूज़ से, चाहे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं चाहे सऊदी अरब की बात करूं, कि टूरिज्म क्या है, दोनों में की फैक्टर है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिज्म क्या हो गया, इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स में, राइट। दूसरा पॉइंट कि जब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है तो हमें बहुत सिंपल है कि जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर भी पता होनी चाहिए। ऐसा होता है, ये इररिलेवेंट फैक्ट हो सकता है, अब ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, बट अगर आ गया तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत फ्री का नंबर रहेगा जो हम ले सकते हैं। तो अगर मैं सऊदी अरब में बात करूं, सऊदी अरब में मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म कौन है, तो अहमद अल खातिब। कौन है? अहमद अल खातिब। अहमद अल खातिब, ये है मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म इन सऊदी अरबिया। नेक्स्ट, अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, क्योंकि हमने अभी थोड़ा डिटेल समझा, थोड़ी नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर की किससे रिलेटेड, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे करूँगा स्टार मार्क। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म इंडिया के लिए कौन है। भारत के लिए मिनिस्ट्री फॉर टूरिज्म कौन है, राइट। क्लियर पॉइंट? ये हो गया हमारा न्यूज़ का पार्ट। थोड़ा स्टैटिक पार्ट समझते हैं कि सऊदी अरबिया की लोकेशन क्या है। तो सऊदी अरब जब हम बात करते हैं तो ये पूरा सऊदी अरब है। और ये भी, ठीक है, ये पूरा सऊदी अरब है, बहुत जूम करके लिया हुआ पिक्चर है। तो ये कैपिटल है, तो कैपिटल क्या है? रियाद। एक चीज और समझने की जरूरत है, वो क्या है कि जब कोई भी कंट्री न्यूज में रहेगा तो हमें उसके आसपास की लोकेशन पता होनी चाहिए, आसपास की कंट्रीज हमें पता होनी चाहिए, किससे उसका बॉर्डर शेयर होता है, वहाँ की सबसे लंबी नदी क्या है, वहाँ का सीएम कौन है, मतलब सीएम नहीं पीएम कौन है, अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट कौन है, इन सब चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुवैत, यहाँ पे कतर दिख रहा है, फिर आगे चलेंगे तो यूएई दिख रहा है, नीचे चलेंगे तो ओमान दिख रहा है, फिर नीचे आएंगे तो यमन है, फिर इधर आएंगे तो एरिट्रिया है। पूरे पश्चिम की तरफ रेड सी कवर करता है, पश्चिम की तरफ रेड सी कवर करता है सऊदी अरब को, ठीक है। तो प्राइम लोकेशन है सऊदी अरब, ठीक। दूसरा, जब हम वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो वर्ल्ड मैप पे बहुत ही गिनी चुनी वाटर बॉडीज हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि रेड सी हो गया, है ना, ब्लैक सी हो गया, कैस्पियन सी हो गया, है ना, बहुत ही लिमिटेड वाटर बॉडीज हैं, पानी की मतलब झीलें हैं या फिर समुद्र कह सकते हैं, ऐसी बॉडीज हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक तो रेड सी हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ऊपर से ये न्यूज़ में हो गया सऊदी अरब, ठीक। तो क्या हो रहा है कि ये जो न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा रिलीवेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रियाद हो गया यहाँ कैपिटल। अगर मैं बात करूँ करेंसी क्या है, करेंसी करेंसी है सऊदी रियाल। करेंसी क्या है? सऊदी रियाल, ठीक। अगर मैं इनके हेड ऑफ द स्टेट की बात करूं तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान। तो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट है मोहम्मद, एक मिनट,
मोहम्मद बिन सलमान, हेड ऑफ द स्टेट। क्लियर पॉइंट। तो ये न्यूज़ थी हमारी आज की, उसका स्टैटिक पार्ट कवर हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि सऊदी अरब जो कंट्री न्यूज़ में है उसका आई व्यू कैसा होता है, मतलब अगर हम पूरे वर्ल्ड मैप पे देखें तो कहाँ लोकेट होता है। तो हम वर्ल्ड मैप की बात करते हैं ये आपके सामने मिडिल ईस्ट का मैप है। मिडिल ईस्ट में जब हम बात करते हैं तो सऊदी अरबिया कहाँ पड़ता है, तो मिडिल ईस्ट में देखेंगे तो सऊदी अरब ये रहा, ये रेड सी हो गया पूरा, ये सऊदी अरब हो गया। यहाँ पे आप जॉर्डन, ठीक है, तेल अवीव, लेबनान, यानी कि ये इजराइल है, ये वाला पार्ट इजराइल का है। ठीक, इजराइल भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है लगातार, इजराइल और हमास कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो सीरिया हो गया, ये यहाँ पे लेबनान है, इराक हो गया, ठीक है, कतर, यूएई, ओमान, यमन, ठीक है, यमन अरब, ये रेड सी। क्लियर। तो हमने देखा, ओवरऑल चीज़ देखी कि चाहे हम बात कर लें बॉर्डर बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे हम करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, चाहे हम बात करें न्यूज़ हाईलाइटेड है, तीनों ही तरीके से ये टॉपिक क्या है, ये जो एरिया है सऊदी अरब वाला न्यूज़ में है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें मैं पहले से कहता हूँ कि जो न्यूज़ में है वहाँ नंबर ऑफ रिवीजन एंड इंफॉर्मेशन बढ़ाना है ताकि जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, ये यूरोप हो गया, इधर वाला अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप में आता है इधर वाला, और इधर वाला एशिया में आएगा, यूराल पर्वत यहाँ पे है। ठीक है, चलो वो बात की बात है, कभी जब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ज्योग्राफी तब हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि आरबीआई फॉर्म न्यू पेमेंट बोर्ड विद द गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि आरबीआई ने क्या किया, न्यू पेमेंट बोर्ड को नोटिफाई कर दिया है जिसमें नॉमिनी कौन है, गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि अब एक पेमेंट बोर्ड बनाया जाएगा जिसने किसकी जगह ली है, जिसने जगह ली है बीपीएसएस की। तो बनेगा पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड, पेमेंट रेगुलेशन बोर्ड बनेगा। इसने जगह ली है बीपीएसएस की, किसी ली है बीपीएसएस, बीपीएसएस यानी कि बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। दोबारा सुन लीजिए फुल फॉर्म, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन, यानी कि बोर्ड बनेगा, बोर्ड था जो क्या कर रहा था, रेगुलेशन कर रहा था और सुपरविजन कर रहा था किसकी, कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम जो था उसका। ठीक है, उसकी जगह ली है किसने, बीपीएसएस की जगह ली है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ने। ठीक है, पेमेंट रेगुलेटरी, एक मिनट, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड ने जगह ली है, व्हाट्सएप दिख रहा है ना, ठीक है, ठीक, क्लियर पॉइंट। तो ये न्यूज़ हमारा था। अब हम समझते हैं कि पीआरबी में क्या होने वाला है। पीआरबी क्या है, पीआरबी अब एक बोर्ड बनेगा, राइट, जिसमें 6 सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य होंगे, 3 आरबीआई से और 3 सरकार से। ठीक है, 6 सदस्य होंगे, 3 आरबीआई से होंगे और 3
सरकार से होंगे। तो 3 कौन कौन होंगे? तो आरबीआई गवर्नर, ठीक है, दूसरा आरबीआई डिप्टी गवर्नर, एंड थर्ड एक नॉमिनेटेड, आरबीआई नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, और यहां से ये नॉमिनेट होंगे तीनों। पॉइंट ये है कि जो 6 के 6 सदस्य हैं, ये 6 के 6 सदस्य क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो होंगे, यानी कि पदेन सदस्य होंगे। यानी कि जब इनके सक्सेसर इस सीट पर आएंगे, अर्थात कि कोई भी सदस्य, अगर कोई भी नया मेंबर आरबीआई गवर्नर बनता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। ये हेड करेंगे इस मीटिंग को, इस बोर्ड के हेड होंगे ये होंगे हेड। ठीक है, और जो डिप्टी चेयरमैन है वो होंगे इंचार्ज, डिप्टी चेयरमैन होंगे इंचार्ज, ये होंगे इंचार्ज। ठीक है, ये इंचार्ज होंगे साहब। तो क्लियर, यानी कि इनके सक्सेसर जब भी आएंगे तो उससे क्या होगा? सक्सेसर ऑटोमेटिक ये सीट ले लेंगे। ऐसे नहीं फिक्स नहीं किया, हर बार क्या होगा? चुनाव होगा, नॉमिनेशन हर बार नहीं होगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? जैसे कि जो भी गवर्नर बनेगा आरबीआई का, वो क्या होगा? इसकी हेड, वो हेड करेंगे। ठीक है, जो भी डिप्टी गवर्नर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? पीआरबी का इंचार्ज बन जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस एक्ट के माध्यम से इसका गठन हुआ है? तो इसका एक्ट हुआ है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशंस 2025 के माध्यम से इसका गठन हुआ है। और इसमें एक क्लॉज है। क्लॉज क्या है? क्लॉज ये है कि जो पीआरबी है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, वो साल में दो बार उसकी मीटिंग होनी है, 2 बार कम से कम। ठीक है, यानी कि पीआरबी विल मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर, यानी कि कम से कम एक बार उन्हें मिलना होगा। किसके अकॉर्डिंग? किसमें कहा गया बात? ये बात कहा गया पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड एंड रेगुलेशंस 2025 में। तो क्लियर है, इस न्यूज को हम समझ गए हैं। ठीक, ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी तो यूएन ने क्या किया है, यूनाइटेड नेशंस ने मैं भूल गया। ठीक है, फैक्ट आधा रिमाइंड बताता हूँ। ठीक है, तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज हमारी, राम मोहन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एमपीईडीए। सिंपल न्यूज है। सिंपल क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एमपीईडीए के डायरेक्टर बने हैं हाल फिलहाल में? ठीक है, हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे या तो घट गए या फिर नहीं देखे जाते हैं, बट पीछे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने न्यूज में रखा है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें एमपीईडीए क्या है ये बला भी समझनी है, राइट? क्योंकि जब कोई भी न्यूज किसी संस्थान से संबंधित बनती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? अब ये एमपीडीए के डायरेक्टर बने हैं, तो अगर क्वेश्चन एमपीईडीए से आ जाए तो वो गलत थोड़ी होगा। ठीक है, फिर टॉपिक न्यूज में था, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना कि आप उस संस्था को भी पढ़ें जिसका इनको डायरेक्टर बनाया गया। एस्पिरेट रट्टू तोते हम कि न्यूज पढ़ी और रट्टू तोते बन के न्यूज खत्म, जी नहीं। जब कोई संस्थान संबंधित क्वेश्चन बन रहा है तो हमें वो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है आज के एग्जाम की। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और जब कोई और करेगा तो सीट उसे ही मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। पहले एमपीईडीए क्या है। न्यूज आपको पता चल गई, डायरेक्टर कौन बना? राम मोहन।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज में चल रहा है ये टॉपिक, ये राम मोहन जी। तो हमारा नेक्स्ट है MPEDA। MPEDA ये क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसके, तो पहले बताओ। MPEDA क्या है? न्यूज इतना हाईलाइट है ये वाला बहुत ज़्यादा, और आप सभी को पता नहीं है। ठीक है, चलो इसका फुल फॉर्म है मेराइन, M से मेराइन, P से प्रोडक्ट, E से एक्सपोर्ट, D से डेवलपमेंट और A से अथॉरिटी। तो क्या बन गया? मेराइन प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट, डेवलपमेंट, अथॉरिटी। ठीक है, ये संस्था क्या कर रही है बताएंगे अभी, पहले समझो। और मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, बट पहले ऐसे क्वेश्चन भी आते थे कि MPEDA की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, पहले ऐसे क्वेश्चन भी आते थे सिंपल, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग ट्रेंड बदल रहा है, तो हमें भी खुद को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम थरली पुराने ही ट्रेंड पे फोकस करते रहें तो हम फेल कर जाएंगे। हमें खुद को अपडेट करना है और ट्रेंड को भी समझना है एग्जाम का। राइट, तो आज का ट्रेंड यही है कि आपको जो न्यूज़ है सिर्फ न्यूज़ नहीं पढ़नी है, न्यूज़ किसके बारे में वो भी पता होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास उससे संबंधित होनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कैसी बॉडी है? सेकंड पॉइंट है मेरा, ये स्टेचुरी बॉडी है। एक मिनट, ये स्टेचुरी बॉडी है। स्टेचुरी बॉडी क्या तो हिंदी में सांविधिक, सांविधिक निकाय। राइट, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई है? एस्टेब्लिशमेंट। उन्नीस सौ बहत्तर में। ठीक, अब हम आते हैं, ये हमें पता चल गई बेसिक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन MPEDA के बारे में। ठीक, MPEDA का हेडक्वार्टर कहाँ है ये और बता दीजिए आप मुझे। उसका हेडक्वार्टर है कोची में। कोची में हेडक्वार्टर है। ठीक है, क्वेश्चन ये है मेरा कि आपको नाम से क्या पता चल रहा है? एक तो प्रोडक्ट है, क्या करना है? उसको एक्सपोर्ट करना है और उसको डेवलप करना है। ठीक, यानी कि एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट दो काम इनको है। तो इसका काम है टू प्रमोट द प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मेराइन प्रोडक्ट, यानी कि समुद्री जो प्रोडक्ट हैं उनका एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है इसका काम। सिंपल, समुद्री प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? मछली हो गया, मत्स्य पालन हो गया। ठीक है, उससे समुद्री प्रोडक्ट होंगे, उनको सबको क्या करना है? एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करना है, उनका निर्यात करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था बनाई गई है। ठीक है, पॉइंट यह है कि यह संस्था किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इंडस्ट्री की बात हो रही है, सिंपल भाई, मत्स्य पालन या उससे जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो क्या इंडस्ट्री से संबंधित है, तो हम सिंपल समझ सकते हैं। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है, नाम से पता चल रहा है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो किस इंडस्ट्री से रिलेटेड होगा कुछ, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है।
तो ओवरऑल एक बार दोबारा से समराइज करता हूँ। मिस्टर राम मोहन को MPEDA का डायरेक्टर चुना गया है, अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, राइट। ठीक, नेक्स्ट हमने देखा था कि MPDA क्या होता है, तो मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कब स्थापना हुई थी? स्थापना हुई है 1972 में। ठीक है, सामुदायिक बॉडी है। क्या काम है कि जो मेराइन प्रोडक्ट होते हैं, समुद्री प्रोडक्ट होते हैं, उनको एक्सपोर्ट को क्या करना है, प्रमोट करना, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था को डेवलप किया गया है, इस अथॉरिटी को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है कोची में। ठीक, तो ये था न्यूज़। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा कि द लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन हैज़ इंक्रीज्ड 7516 टू 11099, यानी कि भारत की तटरेखा, ठीक है, वो 7516 किलोमीटर से 11099 किलोमीटर हो गई है। तो क्या धरती बढ़ गई? जी नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। तो पहले थोड़ा जान लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से हमें ये लेंथ देखने को मिल रही है, बढ़ावा लेंथ में देखने को मिल रहा है, वो हम देखेंगे। उससे पहले थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं इस पॉइंट से संबंधित, राइट। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट किसने किया है? ये रिपोर्ट किया है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट द्वारा। तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिली है। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स का गृह मंत्रालय रिपोर्ट, ठीक है। तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, तो क्या हो गया? ऑफिशियल हो गया। जो तटरेखा है, तटरेखा कोस्ट लाइन, तटरेखा 11 राज्य और 2 यूटीज को कवर करती है। 2 यूटीज कौन कौन से होंगे? अंडमान निकोबार एंड सेकंड रहेगा लक्षद्वीप। क्लियर है पॉइंट? राइट। तो 2 स्टेट आ गए, 2 यूटीज हैं और 11 राज्य हैं जो तटरेखा को, पूरी तटरेखा जिन्हें कवर करती है यहां से लेके यहां तक, राइट। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा कौन सा स्टेट आ रहा है? गुजरात। कितनी है साहब? 1600 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा एक पॉइंट जो हम फैक्ट के रूप में समझ सकते हैं इस न्यूज से संबंधित, राइट। अब मैं बात करते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन, यानी कि जो लंबाई है वो बढ़ गई। तो पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो लेंथ माप तो सर्वे होता है, सर्वे किया जाता है, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि लेंथ या तटरेखा की लंबाई इतनी है, सर्वे के द्वारा। तो सर्वे किन किन के बीच हुआ? सर्वे किन लोगों ने किया है? पहले तो पॉइंट याद भी होना चाहिए, ठीक। तो सर्वे, जो पहले सर्वे हुआ करता था वो 1:1,45,000, यानी कि तो जो ओल्ड रेशियो था वो था 1:45,000, ठीक है। तो और न्यू वाला जो है वो है 1:25,00,000। दोनों डिफरेंस क्या है? जो 45 वाला है उसका रेजोल्यूशन कम है, तो रेजोल्यूशन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बारीक चीजों को, जो माइनर चीजें होती हैं, बारीक चीजें होती हैं, उसको इग्नोर कर देता, छोड़ देता है, जिसकी वजह से लेंथ कम दिख पा रही थी। जब हमने 1:25 लाख का लिया है, ठीक है, सर्वे, तो इसमें क्या है, ये बारीक चीजों को भी मेजर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, लेंथ हमें अधिक देखने को मिली है।
हालांकि यहाँ से लेके वो लेंथ जो दिख रही है वो सेम है, धरती बढ़ी नहीं है, लेकिन मापने का तरीका बदल गया है। क्या दिख रहा है हमें दिख रहा है कि लेंथ बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सर्वे की हमने बात की, तो सर्वे किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो सर्वे किया गया है NHO प्लस सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। दो संस्थाओं ने मिलकर सर्वे किया था, NHO और सर्वे ऑफ इंडिया। मैं बात करूं कि सर्वेक्षण की शुरुआत कब से हुई है। जो सर्वेक्षण की हम बात कर रहे हैं, कोस्ट लाइन सर्वेक्षण की, सर्वे की, तो ये सर्वे कब से स्टार्ट हुआ था सॉरी, कब से स्टार्ट हुआ? तो 1703 से स्टार्ट हुआ था, जब ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पे शासन करने स्टार्ट हुआ था उनका। ठीक है, जब इंटरफेयर करना स्टार्ट हुआ था 1703 ईस्ट इंडियन कंपनी के शासनकाल में, हम समझ सकते हैं सर्वे का जो इनिशिएटिव है प्रारंभ किया गया। बाद में 1854 में क्या एक विभाग बना दिया प्रॉपर, और बाद में रॉयल नेवी के अंडर कर दिया गया। राइट, अभी के लिए NHO और सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। जो NHO है इसकी स्थापना कब हुई है? ये क्या है? NHO नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, NHO नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। तो NHO को मैं लिखता हूं तो नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, देहरादून में हेडक्वार्टर है। हम बात कर रहे हैं NHO की, नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। क्लियर? तो हमने न्यूज को समझा कि न्यूज में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। फिर हमने बात की हिस्टोरिक कि सर्वे हुआ था 1703 से स्टार्ट, 1854 में विभाग बना दिया गया बाद में, फिर बाद में रॉयल नेवी के अंडर इसको कर दिया गया। ठीक है, अब जो सर्वे किया गया वो किया गया NHO सर्वे ऑफ इंडिया। NHO क्या है? नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पे? देहरादून में। राइट, मैं एक चीज और देख लूं, मैंने ये मैप इसलिए लिया है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि काठियावाड़ कहाँ पे पड़ता है, कच्छ कहाँ पड़ता है, कोंकण तट कहाँ पे पड़ता है, लक्षद्वीप आइलैंड प्रायद्वीप भारत के किस तरफ पड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पड़ रहे हैं, मालवार तट कहाँ पड़ता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जहां पे सिर्फ ये पूछा गया है कि मालवार तट और कोंकण तट पश्चिमी घाट का हिस्सा है या पूर्वी घाट का, तो किसका हिस्सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा है। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोमरल कोस्ट हो गया, नॉर्दर्न सियार हो गया, उत्कल प्लेन हो गया। ठीक है, और अंडमान निकोबार भी प्रायद्वीप भारत के दाएं हाथ की तरफ दाएं पड़ते हैं। राइट, ये आपको समझना था, इसलिए मैंने ये वाला मैप रखा था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारा हाईएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दिवस। मैंने ये न्यूज क्यों ली है? जब बेसिकली हम जब पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो हमें दिखता है, एक सेकेंड, हाँ, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हम जब पढ़ते हैं तो केरला का न्यूज हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि केरला टॉप करता है, केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट साक्षरता दर है। ठीक है, बट अब की बार जो टॉप किया है वो किया है मिजोरम ने। आप देख पा रहे होंगे मिजोरम लिटरेसी रेट है 98.2%, और केरला की हम बात करें तो केरला जा रहा है 4th स्थान पे, जिसका लिटरेसी रेट है 95.3%। और ये कोई एक्सेल का चार्ट नहीं है, ये आप डाटा सोर्स देख सकते हैं कहां से लिया गया, MOSPI से लिया गया है। ठीक है, सो अब की बार अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ट्रैप हो सकता है कि हर बार केरला टॉप करा तो अब की बार चेंज हुआ है, किसी ने रिपोर्ट नहीं देखी होगी तो वो केरला ही लगा के आ जाएगा, जो खुद को अपडेट नहीं कर रहा है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको अपडेटेड रहना है। राइट, चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सिर्फ इतना सही था इसमें बताने के लिए, कुछ नहीं था। हाँ, लिटरेसी क्या होता है कि जो व्यक्ति लिखना और पढ़ना जानता है उसे लिटरेट बोलते हैं, बस सिंपल। उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं कि आप 10th किए हो, 12th किए हो या ग्रेजुएट हो तो आपको लिटरेट माना जाएगा, ऐसा नहीं। आप सिर्फ लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो भी आपको लिटरेट साक्षर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है FATF, फाइनेंशियल एक्सेलेंस टास्क फोर्स। ये न्यूज में किया हूं, ये न्यूज में क्यों है FATF? तो FATF न्यूज में इसलिए है कि अभी हाल में भारत ने क्या किया कि भारत FATF को एक डोजियर सौंपेगा, जिसमें क्या करेंगे, हम पाकिस्तान को वापस से ग्रे लिस्ट में डालने के लिए केस बनाएंगे।
ठीक है, राइट। क्यों? क्योंकि जब 18 से 2022 के बीच में 18 से 2022 के बीच में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट का हिस्सा था, ग्रे लिस्ट में था, ठीक है। जब उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला गया तो उसने कुछ प्रोमिस किए थे और वो उन प्रोमिस को फुलफिल नहीं कर रहा है, जिसका हम क्या बनाएंगे, डोजियर बनाएंगे और FATF में सबमिट करेंगे और वापस से ग्रे लिस्ट में डालने का मामला बनाएंगे, ठीक। क्लियर पॉइंट। जब हम बात करें ग्रे लिस्ट तो इसी तरीके से FATF की एक ब्लैक लिस्ट भी होती है, यानी कि FATF की दो लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में थोड़ी छूट होती है लेकिन ब्लैक लिस्ट में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है, तब हम किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, राइट। अभी के लिए जब हम ग्रे लिस्ट की बात करें तो ग्रे लिस्ट में लगभग लगभग नहीं, ग्रे लिस्ट में 24 देश हैं अभी के लिए, ठीक। अब हम पाकिस्तान को डालने के लिए क्या बनाए, डोजे बनाए, इसलिए क्या ये हाईलाइट है। और आप सभी को पता है पहलगाम वाला इंसिडेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये न्यूज़ और ज़्यादा हाईलाइट है। उसी को हम काउंटर करने के लिए कि आतंकवाद प्रमोट करते हैं ऐसी चीज़ें बताएंगे तो डोजियर बना के सौंप देंगे FATF को, राइट। अब हम बात करते हैं FATF क्या है। तो FATF है कि जो वर्ल्ड लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की को मॉनिटरिंग करता है, यानी कि वैश्विक लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवाद को वित्तीय सहायता, वित्त पोषण करते हैं, उसकी निगरानी करता है। यह अंतर सरकारी संस्था है। अंतर सरकार यानी कि सरकारों के बीच की संस्था है। सरकार इसमें पार्टिसिपेट करती है, सरकार इसका हिस्सा होती है, ठीक है। यानी ग्लोबल लेवल पे है, विश्व लेवल पर है, ठीक, राइट। और 40 इसके सदस्य हैं, ठीक। तो हम आते हैं FATF। तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक वित्त पोषण, राइट। तो ये कैसी संस्था है, वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए है और जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको, उस पर क्या कर रहा है, उसको मॉनिटर करती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या है, अंतर सरकारी संस्था बताई थी मैंने, आप सभी को समझा चुका हूं कि अंतर सरकारी क्या होता है। अंतर सरकारी संस्था है। अभी के लिए कितने सदस्य हैं, 40 सदस्य हैं, 40 सदस्य हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रसिया भी इसका सदस्य है, हालांकि 2023 से उसकी सदस्यता को निलंबित किया हुआ है। तो रूस सहित लिख देता हूं, सदस्यता निलंबित, दो 2023 से, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं, दोनों सूचियों की हम बात कर चुके हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। क्लियर पॉइंट। आपके लिए स्टार मार्क मैं बना रहा हूं यहां पे। FATF को आप गूगल से भी पढ़ेंगे, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग अभी के लिए बहुत बड़ा इश्यू है। तो आप और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, जैसे कि अभी नेक्स्ट न्यूज़ हमारी GI टैग से संबंधित है। किससे संबंधित है, GI टैग से संबंधित है। GI टैग क्या होता है, GI टैग होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि भौगोलिक संकेतक, ठीक। अभी क्या हुआ है कि एक पान का पत्ता है तमिलनाडु का, उसे GI टैग मिला है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक पान का पत्ता है
पान का पत्ता है तमिलनाडु में, उसे जीआई टैग मिला है क्योंकि उसका स्वाद और सुगंध दोनों बहुत ही अलग हैं। और अभी के लिए तमिलनाडु में 62 साइट हो चुकी हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक, तो ये न्यूज आपको सब जगह, एक सेकेंड, ठीक, ये न्यूज आपको सब जगह देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं ये बताने में कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि जीआई टैग कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, हम बात करेंगे प्रोसेस को लेकर। तो पहले होता है ज्योग्राफिकल रजिस्ट्री, किसी भी प्रोडक्ट की रजिस्ट्री होगी। ठीक, रजिस्ट्री कहाँ होगी? रजिस्ट्री होगी हमारी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सॉरी गुड्स, सर्विस तो आएगी नहीं ना, गुड्स। तो पहले होगी रजिस्ट्री, ज्योग्राफिकल रजिस्ट्री। ठीक है साहब, रजिस्ट्री होगी, किस में होगी? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, एक मिनट, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स प्रोटेक्शन। ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन। इस एक्ट के माध्यम से पहले क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये किसके अंडर काम करता है? ये काम करता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड ट्रेड। ये काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक, ये इसके अंतर्गत काम करता है। अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट किसके अंदर काम करता है, तो डिपार्टमेंट काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सिंपल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसी के अंतर्गत काम कर रहा है। ठीक, मेरे को एक चीज और समझानी है कि जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो क्या क्या होता है, क्या फायदा होता है जीआई टैग में। तो सबसे पहले जब हम बात करें जीआई टैग की, जीआई टैग जब मिलेगा तो क्या पहले तो भौगोलिक संकेतक हो गया। भौगोलिक संकेतक हो गया। दूसरा, जब हम बात कर रहे हैं तो वो औद्योगिक संपत्ति, क्योंकि ओवरऑल जब हम जीआई टैग दे रहे हैं तो उससे उस प्रोडक्ट की जो एक्सपोर्ट हो गया या उस प्रोडक्ट से समझो बिजनेस है वो बढ़ता है, उसको प्रोटेक्ट करना है और बिजनेस को बढ़ाना ही पर्पस होता है। ठीक है, तो औद्योगिक संपत्ति का, औद्योगिक संपत्ति संरक्षण। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? बौद्धिक संपदा। तो तीन प्रकार के संरक्षण उससे मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं भौगोलिक संकेतक, इससे संबंधित एक अधिनियम है 99 का। ठीक है, तो भौगोलिक संकेतक अधिनियम हो गया 99 का। वही मैं बात कर रहा हूं औद्योगिक संपत्ति संरक्षण, जो अपनी पावर्स लेता है पेरिस कन्वेंशन से। ठीक, थर्ड में बात करूं कि जो आईपी हो गया, जो बौद्धिक संपदा होता है, इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा होता है,
ठीक है, उसकी जो पावर्स होती है वो WTA के ट्रिप्स समझौते से वो पावर ड्राइव करता है। तो जब हम बात कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को GI टैग देने की, तो वो तीनों ही प्रकार के जो क्या है प्रोटेक्शन है उसको एंजॉय करता है। तो भौगोलिक संकेतक सिर्फ इतना, GI टैग सिर्फ इतना ही नहीं है कि GI टैग सिर्फ आपको प्रमोट करना है या प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट भी वो कई लेयर्स में होता है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली होता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कवर हो गया GI टैग वाला। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़, सॉरी, ये GI टैग वाला ये न्यूज़ है, ये वो पान के पत्ते जो आप देख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट भाई, क्या हो गया? छोड़ो, ठीक है। तो ये हमारा GI टैग वाला न्यूज़ था, ये पान के पत्ते हो गए, ठीक है। लास्ट न्यूज़ हमारा है कि पहले एक न्यूज़ हमारा है इम्पोर्टेंट, वो है विश्व स्वास्थ्य सभा हुई है, 78वीं बैठक हुई है, ठीक है। और इसका थीम है हमारा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। तो लिख देता हूं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इसलिए स्लाइड में नहीं डाला है, बहुत ही छोटी न्यूज़ है, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन थीम बेस्ड बनते हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा तरीके से कवर नहीं किया है। थीम बता दूंगा और क्या है, कौन सी असेंबली है, क्या मतलब कौन सा इवेंट है। तो इवेंट है विश्व स्वास्थ्य सभा, इवेंट का नाम है विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा, ठीक है। पॉइंट क्या है, सबसे पहला कि ये 78वीं है, राइट। और कहाँ पे हुई है? जेनेवा में हो रही है, स्थान हम समझ सकते हैं जेनेवा में हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थीम, थीम क्या हुआ इस इवेंट के लिए? थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ये हमारा न्यूज होगा, बहुत ही छोटी न्यूज है, इसलिए मैंने इसको पूरी तरीके से कवर नहीं किया था, यानी कि बहुत ज़्यादा डिटेल में कहने का कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन सिर्फ थीम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं और प्लेस बेस्ड आते हैं। ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जेनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है, जो है न्यूज़ है कछुआ के संरक्षण के लिए, कछुआ के संरक्षण के लिए एक मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है? नाग शंकर मंदिर, जिसे क्या कर दिया है? एक आदर्श स्थान के रूप में घोषित कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज है कि कछुआ के संरक्षण के लिए, ठीक है, एक स्पेशल मंदिर, नाग शंकर मंदिर को एक आदर्श स्थान के रूप में घोषित किया गया है। कब किया गया? कछुआ दिवस के अवसर पर। कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो कछुआ दिवस मनाया जाता है 23 मई को, अभी लिख दूंगा सर्च बोर्ड पर, ठीक है। तो कछुआ के संरक्षण के लिए क्या किया है? नाग शंकर मंदिर को, नाग शंकर मंदिर को एक आदर्श स्थान बना दिया। कैसा आदर्श स्थान? ऑफिशियली आदर्श स्थान घोषित किया गया है, ऑफिशियली किया गया है। नाग साकर मंदिर कहां पर है? तो यह है असम में, ये मंदिर कहां पे है? असम में, ठीक है। क्लियर पॉइंट। यह कब किया गया है? आदर्श स्थान घोषित, ठीक है। घोषित कब किया गया है? कछुआ दिवस के शुभ अवसर पर। कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को, 23 मई को कछुआ दिवस के रूप में हम
सेलिब्रेट करते हैं, कोमेमोरेट करते हैं। अब थोड़ा सा मैं अब थोड़ा मैं समझाऊं, थोड़ा मंदिर के बारे में जाने। तो मंदिर कितना पुराना है? मंदिर चौथी सदी का है, चौथी सदी का है और नागखा वंश से संबंधित है। ठीक है साहब, नागखा वंश से संबंधित है, चौथी सदी का मंदिर है, नागखा वंश से संबंधित है। ठीक है, इसे बनाया किसने था? तो राजा नागशंकर के द्वारा इसे बनाया गया था। किसके द्वारा? नागखा के राजा नागशंकर द्वारा निर्माण, राजा नागशंकर के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, आप सभी को पता है कि भगवान जी का एक अवतार था, क्रूम अवतार। ठीक है, उससे संबंधित हम इसे देख रहे हैं। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ये जानना है कि भगवान विष्णु का क्रूम अवतार कौन से युग में हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता है भगवान के अवतार के बारे में। ठीक है, तो कछुआ को भी क्या है, भगवान के अवतार के रूप में समझते हुए उसके लिए किया गया है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट न्यूज जो हमने कवर करना था। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 25 को एग्जाम हुआ था, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। हालांकि हमें स्टार्ट ऑनलाइन आए हुए बहुत कम समय हुआ है, बट हम ऑफलाइन हैं। ऑफलाइन हम बहुत पुराने संस्थान हैं, तो आप सभी से विनती है कि थोड़ा समय लीजिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हमारा पढ़ाने का पैटर्न ऐसा ही है कि हम बहुत डीप पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को कवर करते हैं, ताकि एग्जाम का लेवल अगर थोड़ा बहुत चेंज हो या ट्रेंड चेंज हो तो आपको कोई दिक्कत ना हो, आप कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।